अब मैं अगर याद करूँ ना, जो युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, राइट। ऐसे कुछ बड़े बड़े स्टार्स के नाम कुछ कुछ सामने आते थे। अभी भी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हम अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर पाएं। अभी भी 90% लोगों का जो कैंसर है वो हमें स्टेज 3 में जाके पता लग रहा है। देखो, कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। जो भी पेशेंट आता है ना, उसके अटेंडेंट सिर्फ यही पूछते हैं कि जी घर में बच्चे हैं जी, उनका क्या करना है। तो एक सिंपल सी बात है, कैंसर कभी भी हाथ लगाने से नहीं फैलता है, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है, ठीक है, साथ में खेलने उठने बैठने एक दूसरे को हग करने से नहीं फैलता है कैंसर। कैंसर का पेशेंट को जल्दी से कोई हॉस्पिटल लेना ही नहीं चाहता है। मतलब एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने में भी हॉस्पिटल के लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार, क्या पता यहीं की यहीं पेशेंट कोलैप्स हो जाए। में एक केस ये था कि 5G रेडिएशन और इसको लेकर भी कुछ आर्टिकल्स आते हैं कि ये भी कॉज बनते हैं क्या कैंसर का। अगर 5G और ये रेडिएशन से अगर ऐसा सच कुछ होता तो फोन तो आज की डेट में हर कोई यूज कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं। तो एवरी सिंगल पेशेंट कैंसर का होना चाहिए। फिर कैंसर का नाम सुनते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, पेशेंट होपलेस हो जाता है कि अब मेरा लास्ट टाइम आ गया। लेकिन गाँव में आज भी कोई नहीं बताता, जा करके विलेज टू विलेज कौन ही बताएगा कैंसर है क्या। कोई हवा नहीं है, ठीक है, ट्रीटेबल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिटनेस योगी न्यू पॉडकास्ट, जिसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक बात करने वाले हैं जो लास्ट 5 to 7 years के अंदर आपके सामने, आपके सराउंडिंग के अंदर बहुत सीरियस टॉपिक जो आपने अपने रिलेटिव, अपने फैमिली, अपने नॉन में सुनने को मिला होगा, कैंसर। ना चाहते हुए भी ये इस रफ्तार से हमारे सामने आ रहा है। तो हमने सोचा कि इस सीरीज में जहां हम हेल्थ की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझा जाए। और आपके लिए, हमारे लिए जो कि मेडिकल फील्ड से जो बिलोंग नहीं करते हैं, उनको किन चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। और इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं, इस डॉक्टर योगेश, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और हम बिल्कुल बेसिक से इसके ऊपर बात करने वाले हैं। हेलो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो। पहले एक बार कैंसर थोड़ा आम भाषा में अगर हम समझे, है क्या। कैंसर बेसिकली अगर अपन स्टार्टिंग से नॉर्मल सेल्स की बात करते हैं तो नॉर्मल क्या होती है कि सेल एक सेल ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, एंड देन पुराना होगा और मर जाएगा। तो ओके, नया सेल उसमें फिर से जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कैंसर सेल्स में क्या होता है कि कुछ सेल्स होती हैं जो कि इस जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ना, इसको ब्रेक डाउन कर देती हैं। तो न्यू जनरेट नहीं होते। न्यू जनरेट सेल जनरेट होती हैं, न्यू सेल्स जनरेट हुई, देन मल्टीप्लाई किया, ग्रो करती हैं। लेकिन कैंसर सेल्स क्या होती हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ओके। मतलब सपोज कीजिए कि हमें सीधे रास्ते जाना है, लेकिन हम सीधे रास्ते ना जा करके किसी ने टेढ़ा रास्ता ले लिया, डाइवर्जन हो गया उसका। मतलब जो फंक्शन जिस सेल को करना है वो अब वो नहीं कर रही है, एंड वो दूसरे रास्ते पे जाके उसने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, रैपिडली डिवाइडिंग हो गया। तो वहां पर क्या है कि फिर वो वहां पे ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, ओके। और उसको हम बोलते हैं कि ट्यूमर। ओके। ट्यूमर मास टाइप बन जाता है वहां पे जाके। एंड ये ट्यूमर भी दो टाइप का होता है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास सपोज करो आता है, एंड देन हम चेक करते हैं उसका कि ट्यूमर बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। ओके। अब मैं अगर याद करूँ ना, जो युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, राइट। ऐसे कुछ बड़े बड़े स्टार्स के नाम कुछ कुछ सामने आते थे। बट अभी खासकर कोविड के बाद, आई डोंट नो द रीजन, आप थोड़ा हेल्प करेंगे समझाने में, ये वॉल्यूम जो बढ़ के आ रहा है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है। अभी इस एरा के अंदर जो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कैंसर से, मतलब पेशेंट का डायग्नोस हो पा रहा है, ये मेनली अवेयरनेस है। अच्छा। आजकल जो विलेजेस के अंदर जो रहते हैं वो तो वैसा ही चल रहा है अभी फिलहाल तो। लेकिन जो सिटीज में जो लोग हैं वो अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि जितने भी अपनी पैथ लैब्स हैं, लाइक जो भी प्राइवेट पैथ लैब हैं, जो कि आज की डेट में होम कलेक्शन जिसने स्टार्ट किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं पेशेंट या जो भी अपना सैंपलिंग करवा रहे हैं उनको एडवाइस कर देते हैं। इतनी वीडियोस आ रही हैं मार्केट के अंदर, लोग सब देखते भी हैं उन वीडियोस को, थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं, रेगुलर चेकअप चल रहा है। तो अभी फिलहाल अभी भी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हम अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर पाए। अभी भी 90% लोगों का जो कैंसर है वो हमें स्टेज 3 में जाके पता लग रहा है।
स्टेज 3 ये स्टेज वाइज क्या थोड़ा बताएंगे क्या? स्टेज वाइज मतलब ये स्टेजेस हैं कैंसर्स की कि okay. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड एडवांस। ठीक है। आफ्टर मतलब स्टेज 4 एडवांस बेसिकली विलेजेस में ज़्यादा है कि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। लोग इंडिया है कि मतलब जिसने एक बार बोल दिया उसी की बातों पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ है, अब वो ट्रीटमेंट नहीं चाहते अपना कीमो, मतलब विलेजेस में 90% लोगों को तो यही नहीं पता कि कीमो होती क्या है। वो कीमो को सोचते हैं कि कोई रेडिएशन किरण लगाएंगे या फिर पता नहीं कीमो से क्या ही करेंगे। उनको कीमो के बारे में अवेयर ही नहीं है कि वो कीमो होती क्या है। किसी ने बोल दिया कि कीमो से हमने कीमो लगवाई थी और हमारा पेशेंट एक्सपायर हो गया, तो वो उस बात पे ट्रस्ट कर जाते पूरे हैं, गांव में फैल जाती वो है। पूरे गांव में फैल जाती है। वो भेड़ चाल वाली चीज चल रही है। तो लेकिन जो अपनी सिटीज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं अपने, वहां पे आजकल लोगों को पता लगने लग गया है कि, और सब स्टडी करते हैं आजकल, गूगल के ऊपर सब मिल जाता है। तो बेसिक नॉलेज जो भी अर्बन एरिया वाले लोग होते हैं वो सब लेके आते हैं। तो उससे हमें इसको डायग्नोस तक पहुंचने में उनको भी आसानी हो जाती है। एंड देन फिर कीमो का प्लान, मतलब आज की डेट में तो इतनी एडवांसमेंट आई हुई है कैंसर के अंदर कि कर सकते हैं अपन, ट्रीटमेंट भी होता है हर पेशेंट का, बट डिफरेंट कैंसर का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता तो है। मेनली आप इस फील्ड में हैं तो किस टाइप के मेन केसेस, किस जो कैटेगरी आप बता रहे हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेन केस आते हैं? या मेन केस में तो आप अगर देखेंगे तो फीमेल की अगर अपन बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है। ओके। ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस, मान लो आप इस चीज़ को कि अर्बन एरियाज अपने सिटीज़ के अंदर तो लोगों को पता है, अब सेल्फ असेसमेंट होने लग गया है कि फीमेल को सेल्फ असेसमेंट कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन्स हैं। बट गांव में आज भी कोई नहीं बताता, जा करके विलेज टू विलेज कौन ही बताएगा। जितना भी अपना गवर्नमेंट वाले सीएससी है, अपना पीएससी हो गया, वहाँ पे ऐसी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है कि पेशेंट को सेल्फ असेसमेंट के बारे में बताया जाए। एंड सेकेंड वन इज इन फीमेल सर्विक्स हो गया अपना कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हो गया जो अपना है, ओवरी का कैंसर हो गया। वही है कि हाइजीन मेंटेन नहीं होती है एंड टाइम के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। एट द एज ऑफ 60 और 62 अबू, लंग कैंसर, प्राइमरी ओरिजिनल लंग कैंसर, ओके, देन स्प्रेड करेगा वो धीरे धीरे वाया ब्लड सर्कुलेशन, इसलिए तो हमने उसको मेलिग्नेंट बोला। ओके। नहीं तो हम उसको बिना ही नहीं बोल देते। लब लंग कैंसर अब धीरे धीरे स्प्रेड होगा। अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पे जाके सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी। ब्रेन में गया, ब्रेन में अगर हो गया, स्पाइन में अगर हो गया, या कोई भी बोन के अंदर, हड्डी के अंदर कैंसर फैल गया, तो स्टेज 4 एडवांस अपन उसको बोल देते हैं। आज के टाइम के अंदर जो हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, किस रेशियो तक के क्योर आपने होते हुए कि क्या परसेंटेज कितनी कि अगर डिटेक्ट हो गया तो कितने परसेंट आपके अकॉर्डिंगली बच जाते हैं और कितने हैं जो अभी भी हमारी टेक नहीं बचा पा रही है, टेक्नोलॉजी? ये डिपेंड करता है कि आपने दो टाइप के पेशेंट होते हैं, एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं और एक सिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि जिनको कोई लक्षण नहीं आ रहा, सिम्प्टोमेटिक मतलब जिनको लक्षण आए। अब सपोज लक्षण क्या क्या आता है? अब सपोज कीजिए कोई भी हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आता है, सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, और वोमिट हो रहा है, और पिछले कुछ एक साल के अंदर हमारा 10 to 12 kg वेट लॉस हो गया, एक अप्रोक्सीमेट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। देन फिर हम उसका डायग्नोसिस बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जो भी उसके सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग। ये हो गया एक सिम्टोमेटिक पेशेंट। अब यहाँ से हम उसका डायग्नोसिस बनाएंगे। अगर हमें कहीं पे सेल्स दिखता है या किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमें कुछ लगता है, तब हम उसका डायग्नोसिस बनाते हैं। एक सेकंड होता है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, वो आया है नॉर्मल चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए आपके पास, लेकिन सपोज कीजिए पेशेंट नॉर्मल आ गया कि यार कभी कभी मेरे पेट में दर्द हो जाता है, एंड देन हमने उसका सीटी करवाया और एक्सीडेंटल फाइंडिंग उसकी निकल गई कि इसको कैंसर आ गया। अब जब तक कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट हो सकता है, जब तक वो बायोप्सी प्रूवन नहीं होगा। बायोप्सी क्या होती है, छोटा सा मैं ये बता देता हूँ। बायोप्सी जस्ट लाइक एक राइस जो होता है ना, चावल का दाना, उतना सा एक टुकड़ा लिया जाता है, जहां पे भी ट्यूमर सेल्स होती हैं वहां से। वो कैसे भी ले सकते हैं, वो सीटी गाइडेड भी ले सकते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं अलग अलग जगह के बायोप्सी लेने के। फिर उस बायोप्सी को हम वो पैथोलॉजिस्ट उसको चेक करते हैं एंड देन उसको रिपोर्ट को आउट करते हैं। अगर मैलिग्नेंसी है तो टाइप ऑफ कैंसर कौन सा टाइप है। कैंसर अलग अलग टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक कैंसर है सेम दवाई। देखो सबसे मेन चीज है,
ये कोई फीवर, वोमिटिंग, डायरिया वाली डिजीज नहीं है हम्म कि फीवर है, आपने पीसीएम ले लिया, आपको फीवर और मुझे फीवर है, आपने पीसीएम ले लिया जो डोलो के नाम से आज की डेट में बिक रही है, मैंने मेफ्टाल फोर्ट ले ली, दोनों में कॉम्बिनेशन सेम है, आपका सिंगल कॉम्बिनेशन है, मेरी ड्रग के अंदर 2 कॉम्बिनेशन है, आपने भी लिया मैंने भी लिया, दोनों ठीक हो गए, ठीक है। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता है, आपको कहीं भी डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर ये कंप्लीटली जो कैंसर का ट्रीटमेंट है ना, वो एनसीसीएन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलता है। ओके। अगर गाइडलाइन आपको बोलती है कि बेस्ट ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में XYZ है, तो आप XYZ के ऊपर ही जाओगे, आप ABC पे मूव नहीं करोगे। होल बॉडी पेट स्कैन क्या होता है कि फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, हेड टू टो कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है, ओके। जस्ट लाइक सीटी स्कैन। तो उसके अंदर उसमें एक डाई यूज होती है, मतलब अगर विद कॉन्ट्रास्ट विदाउट कॉन्ट्रास्ट डिपेंड करता है कि किडनी की कंडीशन कैसी है, मोस्टली पेशेंट का विद कॉन्ट्रास्ट ही होता है। तो मेन जो की रोल है वो होल बॉडी पैट सीटी एंड बायोप्सी, 2 चीजें हैं जो कि हमें कैंसर को डिटेक्ट डायग्नोस करने में और फाइनल ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्लियर करती हैं कि अब आपका ट्रीटमेंट एनसीसीएन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। विदाउट बायोप्सी रिपोर्ट आप कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते। पैट सीटी ने आपको क्लियर किया है कि हाँ जी पेशेंट की स्टेज ये है, लेकिन अगर बायोप्सी नेगेटिव आ जाती है तो पैट सीटी चाहे कुछ भी बोलता रहे, आपको फोकस करना है बायोप्सी की रिपोर्ट पे। रिव्यू करेंगे पेशेंट को आफ्टर 3 मंथ्स। ऐसे कितने केस होते हैं कि जहां पर रिपोर्ट तो नहीं बता रही लेकिन फिर भी आपको पता है कि कैंसर है? या कंडीशन पेशेंट की जो मास होता है डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है। अभी रिसेंट में एक हमारे पास केस आया हुआ है, अपना एक हॉस्पिटल है सोनीपत में ही, अभी उनको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब सस्पेक्ट क्या 100% श्योर है कि पेशेंट को कैंसर है ही है, ओके। ठीक है, लेकिन वो प्रूव नहीं हो पा रहा, रिपोर्ट में नहीं आया, बायोप्सी की रिपोर्ट में नहीं आ रहा। पेशेंट जोंडिस है, मतलब लिथार्जी है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, पेट स्कैन आपको स्टेज 4 डायग्नोस करके दे रहा है, स्टेज 4 बता रहा है कि आपकी डिजीज कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, लेकिन वहां से जहां से बायोप्सी ले रहे हैं वहां से या तो बायोप्सी अच्छे से नहीं आ पा रही या फिर वो क्लियर कट नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट अभी तक कैंसर का स्टार्ट नहीं कर पाए अपन। अगर बायोप्सी प्रूवन है देन अपन डिपेंड करता है कि अब कीमो देना है, टारगेटेड देना है, हमें यूज़ करना है, इम्यूनोथेरेपी यूज़ करना है, हार्मोनल करना है, काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी हैं। बचपन से हम देख रहे थे जैसे अमिताभ बच्चन की ऐड आती थी पोलियो वाली, तो पोलियो बहुत फैलता होगा शायद पहले इसलिए गवर्नमेंट मूवमेंट चलाई, तो आपको लग रहा है कि ऐसे कैंसर को लेकर जब कुछ हाथ में आया तो इस टाइप की ड्रग्स से इस टाइप की वैक्सीनेशन को लेकर भी कुछ मूवमेंट्स आएंगी जैसे केस बढ़ रहे हैं? ये केस बढ़ रहे हैं, वो केस मैंने फर्स्ट में ही बोला आपको, जो केस जो इंक्रीज हो रहे हैं ना, वो इसलिए इंक्रीज हो रहे हैं कि पेशेंट और जो लोग हैं वो अवेयर हो रहे हैं, एंड मतलब पहले भी होते थे ये? पहले भी होते थे लेकिन डायग्नोस नहीं होते थे। आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, मेरे खुद के ही ग्रैंडफादर थे, उनको सीए प्रोस्टेट डायग्नोस हुआ था एट द एज ऑफ 80, ओके। एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 to 2 मंथ्स बाद वो एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। और कुछ सिम्टम्स उनमें ऐसे थे कि उस टाइम के ऊपर पेट स्कैन अवेलेबल था नहीं हर जगह पे, आज भी मतलब आपकी अगर पेरिफेरी की बात करें आप तो हर जगह पेट स्कैन अवेलेबल नहीं है, आपके सेंटर के अंदर ही पेट स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है। ब्रेन मैट्स अगर हो गया ना एक बार पेशेंट को, तो अगर प्राइमरी अलग है एंड देन ब्रेन मैट्स हुए हैं तो 99, देखो क्वेरेबल नहीं है, 99% तो मैं बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेज 4 एडवांस का पेशेंट ठीक नहीं होता है। हमारे खुद के पेशेंट स्टेज 4 एडवांस से स्टेज 0 हुए हैं विद इन 9 मंथ्स। अच्छा। और हमारे पास उनका डाटा भी अवेलेबल है। ओके। और अभी रिसेंट में फरीदाबाद में जो हमारा अकॉर्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने एक स्टेज 4 एडवांस से स्टेज 0 किया है पेशेंट को। ओके। और फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत में भी जो है उसमें भी हमारे काफ़ी पेशेंट स्टेज 4 से, स्टेज 4 एडवांस नहीं बोलूँगा, स्टेज 4 से स्टेज 0 में। मोस्टली इसमें पेशेंट सीए ब्रेस्ट के हैं, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट जो होता है उसमें हमारे पेशेंट आराम से, मतलब जिसको डिजीज डिपेंड करता है ना कि मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या है पेशेंट के साथ, ठीक है, एंड पेशेंट का पॉजिटिव अप्रोच क्या है, मतलब अगर पेशेंट माइंडसेट भी रोल प्ले करता है? माइंडसेट कुछ कुछ टाइम तक रोल प्ले करता है। ये देखो किसी को भी कैंसर अगर डायग्नोस हो गया और जो पेशेंट है
नॉर्मली क्या होता है कि अटेंडेंट जो भी आता है पेशेंट के साथ वो यही बोलते हैं कि सर कैंसर है हमारे पेशेंट को और आप लोग है ना पेशेंट को मत बताना। मैं चलो कोई बात नहीं, पेशेंट को ना बताएं, ये आप आज नहीं बताओगे कल नहीं बताओगे, ऑब्वियसली। आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स पेशेंट को जब कीमो चलेगा या टारगेटेड कोई भी थेरेपी चलेगी पेशेंट को पता चल जाएगा, क्योंकि वो आसपास के जो भी पेशेंट हैं आप और रखो तो उन्हीं के साथ गए ना। हम्म। तो डिपेंड, अब पेशेंट को डायग्नोस हो गया, अब पेशेंट को जब पता चलता है तो एकदम से सडन, क्योंकि कैंसर को एक हवा बना रखा है, वो आज से नहीं पहले से बनाया हुआ है, तो वो सोचता है कि कैंसर का नाम सुनते ही वो डिप्रेशन में चले जाते हैं पेशेंट। ठीक है, और साइकिक मतलब कुछ कुछ पेशेंट तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट उनको पड़ जाती है और पेशेंट एकदम से होपलेस हो जाता है कि अब मेरा लास्ट टाइम आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, साइंस ने आज की डेट के अंदर इतने कैंसर के ऊपर ट्रायल्स चले हुए हैं, हर टाइप के कैंसर के ऊपर आज की डेट में सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। टाइमली अगर चीज़ डायग्नोस होती है तो आप उसका ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो वो डिजीज को देखो फैलनी फैलनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका लाइफ स्पैन 5 ईयर चलता है, आफ्टर 2 to 3 ईयर्स, मतलब ये मैंने मैक्सिमम बता दिया आपको, 2 से 3 साल, मैक्सिमम 1 ईयर 2 ईयर, जब कैंसर के सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं पेशेंट के अंदर तो पेशेंट उनको सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि मेटास्टेजिक बोन में हुआ तो पेन, अनबियरेबल पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो अपने एनाल्जेसिक स्टार्ट कर देगा, दर्द की दवाइयां खाना स्टार्ट कर देगा, पेन किलर, फिर वो किडनी पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे 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 क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसका जो लास्ट का जो टाइम है ना वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब स्टेजेस एक अलग है, वो हर किसी को समझ में नहीं आता कि कौन सा स्टेज है कौन सा नहीं है। हर पेशेंट को आप ये स्टेजेस बताओ भी गए ना तो वो एक बार सुन के भूल जाएगा, देन नेक्स्ट टाइम पे वो आएगा तो हर बार का उसका सेम ही क्वेश्चन रहेगा, जी हमारा पेशेंट कौन सी स्टेज के ऊपर है। जो भी ऑडियंस को नॉर्मल चेकअप अपना कराते रहना चाहिए। देखिए हर जो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं एवरी 6 मंथ में चेकअप नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, तो 1 साल में एक बार एक चेकअप करवा लें। इसका कोई अलग से चेकअप होता है सर देखो मैंने भी काफ़ी रील्स देखी हैं, मतलब नॉर्मली अगर आपको सिम्टम्स हैं, हल्का फुल्का सिम्टम कहीं भी, सबसे पहले मेन बात क्या है, सिम्टम्स को जो भी लक्षण है उनको इग्नोर नहीं करना है। ओके। नॉर्मल रूटीन के टेस्ट तो नॉर्मल करवाने ही करवाने हैं आपको। एवरेज कितना खर्चा ट्रीटमेंट में आता है आज के टाइम इंडिया के अंदर, अगर कोई डिटेक्ट होता है तो किस रेंज तक की ब्रैकेट? या देखो आप वही, मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा ना दे वो वही पूछ लिया कि अगर मैंने समुंदर में से एक लोटा निकाल लिया पानी का, मतलब क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट है ना वो 20,000 रुपीज से स्टार्ट होता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर और उसकी लोकेलिटी क्या है, मतलब कहाँ पे कहाँ का कैंसर आया हुआ है, एंड लास्ट अप टू 11 lakhs 15 lakhs इन वन सिटिंग, एक सिटिंग का खर्चा है। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट ही ट्रीटमेंट 6 lakhs से स्टार्ट होता है इन एवरी 3 वीक्स, एवरी 3 वीक्स, और एंड नहीं पता है, एंड नहीं पता है कि कब तक होगा। 3 to 4 साइकिल्स के बाद होल बॉडी पैट सीटी को रिपीट करवाएंगे, देन फर्दर सेम साइकिल, आफ्टर 3 to 4 सेम साइकिल, और इसमें सिम्टम्स हैं वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, लाइक सीवियर एब्डोमेन पेन होगा, आपको पेट में दर्द इतना होगा कि वो आपका एनाल्जेसिक से भी रिलीव नहीं हो पाएगा। पेशेंट को कभी भी हिमेटोमेसिस, खून की उल्टी हो सकती है, एक बार खून की उल्टी हुई तो आपको पता ही है पेशेंट हाइपो में जाएगा, हाइपोटेंशन होगी, पेशेंट का बीपी डाउन जाएगा, नियर बाई हॉस्पिटल लेने से मना कर देते हैं जो कि क्लिनिक होते हैं या छोटा सेटअप होता है। उसका रीज़न ये है कि कैंसर का पेशेंट को जल्दी से कोई हॉस्पिटल लेना ही नहीं चाहता है। अगर आपका कोई बड़ा सेटअप है या कॉर्पोरेट सेटअप है तो कोई इशू नहीं है, नियर बाई अगर आपको 5-7-10 किलोमीटर के एरिया में अगर आपको ऐसा सेटअप नहीं मिला कि इस टाइम के ऊपर पेशेंट को खून की उल्टी हुई है और आपको वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, सपोज करो आपको सोनीपत के किसी गांव के अंदर हो और सोनीपत में कोई हॉस्पिटल नहीं है अगर लेने के लिए, तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा ट्रैफिक से निकल के, तो पेशेंट इन बिटवीन मतलब रास्ते के अंदर ही ड्राउजी होके एंड देन कोलैप्स भी कर जाते हैं पेशेंट। मतलब हिमेटोमेसिस अगर काफी ज्यादा हो गई है, ब्लड लॉस होगा ना, वॉल्यूम डिप्लीशन होगा, मतलब एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने में भी हॉस्पिटल के लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार क्या पता यहीं की यहीं पेशेंट कोलैप्स हो जाए, तो कोई पेशेंट जल्दी से कैंसर के लेता ही नहीं है। कैंसर है कोई छुआछूत की बीमारी तो है नहीं, ना सांप का जहर है कि आपके डॉक्टर ने उसको देखा और हाथ लगाते कैंसर उसमें फैल गया। अच्छा, स्प्रेड वाला कोई सिम्टम नहीं है? देखो कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है,
जो भी पेशेंट आता है ना, उसके अटेंडेंट सिर्फ यही पूछते हैं कि जी घर में बच्चे हैं जी, उनका क्या करना है। तो एक सिंपल सी बात है, कैंसर कभी भी हाथ लगाने से नहीं फैलता है, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है, ठीक है, साथ में खेलने उठने बैठने एक दूसरे को हग करने से नहीं फैलता है कैंसर। ओके। कुछ वायरसेस हैं, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मान लीजिए, हेपेटाइटिस बी मान लीजिए, वो इंक्रीज करते हैं रिस्क को। ऐसा मतलब आपको अगर कैंसर है तो घर में कोई बर्तन अलग नहीं करने हैं, आपको खाना अलग नहीं करना है, कोई कमरा अलग नहीं करना है, कोई सांप का जहर या बिच्छू का जहर नहीं है कि हाथ लगाते ही आपको काट लेगा, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ है जो कि आजकल धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है, लेकिन आज भी गाँवों के अंदर लोग सोचते हैं, ये एक धारणा बनाई हुई है कि नहीं जी इसके साथ बैठ के नहीं खाना, कैंसर हो। और उसी के क्यों लिए दी डॉक्टर जाती? साहब ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक्चुअल नॉलेज आ पाए, मिसकंसेप्शन बीच से निकले, और बहुत लंबा टॉपिक है, डेफिनेटली बहुत टाइम बिल्कुल, लगेगा। डेफिनेटली। तो इसमें कॉमन कोज आपने अगर ऑब्जर्व किए हों, क्या मतलब जनरेशन जनरेशन जाता जेनेटिक है ये, या फिर आपकी लाइफस्टाइल के रीजन से आता है? तो इसे कोज पे अगर हम बात करें, जो बिल्कुल आज हट्टा कट्टा है और नहीं कुछ आया है, तो उनको कुछ ध्यान रखने की बातें आप अगर बता पाएं। या देखो देव, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन कैंसर की बात करते हैं, तो अगर कैंसर होने से पहले क्या क्या रखना है, कैंसर तो किसी को भी हो सकता है। Exactly. ऐसा नहीं है कि जो स्मोकिंग करता है उसी को ही कैंसर होगा, या जो स्मोकिंग नहीं करता उसको कैंसर नहीं होगा। ऐसा कोई रूल तो ऐसा कोई रूल नहीं है, और ऐसा कहीं भी किसी भी लिटरेचर में मेंशन नहीं है। बस ये है कि जो स्मोकिंग करता है उसका रिस्क फैक्टर है वो कैंसर का, वो इंक्रीज हो जाता है उसका। तो नॉर्मली अपना जो आज की डेट में जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा। दूसरा, अपने को जो आज की डेट में मतलब स्टार्टिंग हो जाता है 15-16 ईयर से स्मोकिंग का, एक मतलब ऐसा मानते हैं कि एक रुतबा सा है कि स्मोकिंग, बनना है। हाँ, कूल बनना है, कूल ड्यूड। तो स्मोकिंग से वो ये सोचते हैं कि बस जो कोई देख रहा है तो बस हवा में उड़ा रहे हैं बस उसको, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड का तो है ही है रोल, देखो हर चीज़ का रोल है। जंक फूड हो गया, पैकेट का आइटम हो गए, जो आज की डेट में कितने दिन से रखा है कितने दिन से नहीं रखा है, पैकेज फूड जो आप कह रहे हैं। पैकेज फूड को तो अवॉइड ही करना चाहिए। ओके। और इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि 5% जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि फैमिली के अंदर है तो 5% है चांस कि उसको हो सकता है, लेकिन वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर है। तो इसके लिए तो बस मेन तो यही है। एंड ऐसा इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं ना, कोमोर्बिड कंडीशंस करती हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है, किसी को डायग्नोज हो गया, साथ में उसको हाइपरटेंशन भी है, साथ में उसको डायबिटीज भी है, साथ में उसको हाइपोथायराइडिज्म भी है, ठीक है, उसको पहले टीबी भी हुई है। अब जैसे कोई लंग का पेशेंट है, फेफड़ों का कैंसर जिसको हुआ है, और उसको साथ में वो सीओपीडी भी उसको है, मतलब एडिशनल हो गया उसको, मतलब सांस की बीमारी उसको है। बाबा ने, क्योंकि ओरिजिनल ये सारा का सारा ओल्ड एज के अंदर ही आके डिटेक्ट होता है, 60-65। तो बाबा ने अपनी जवानी के अंदर मतलब सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी जो गाँव के अंदर काफ़ी पी होंगी, तो उसकी वजह से बाबा सीओपीडी बन गए। टीबी भी हुआ होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, या जिसने डिटेक्ट कर लिया उसने 6 to 9 मंथ का ट्रीटमेंट ले लिया, एंड देन अब बाबा को सीए लंग डायग्नोस हो गया। तो अब वो सीओपीडी का जो मेजर रोल जो आएगा ना, वो इफेक्ट करेगी, वो उसके साथ में 1+1 का काम करेगी। अब कैंसर के साथ में सीओपीडी, सीओपीडी के साथ कैंसर। अब पेशेंट को आप ट्रीट करने जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं वो सीओपीडी बीच में आएगी आपके। आपने कीमो दी पेशेंट को, या टारगेटेड दी, कुछ भी दिया आपने XYZ। अब पेशेंट का, अब कीमो के साइड इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, मेडिसिन के साइड इफेक्ट आते हैं, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। ऐसी कोई मेडिसिन बनी ही नहीं एलोपैथी के अंदर जिसका साइड इफेक्ट ना हो। और सबसे बेसिक साइड इफेक्ट जो होते हैं ना, वही कैंसर की मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। सपोज कीजिए अगर मैं साइड इफेक्ट आपको बताऊं तो नोजिया, मतलब पेशेंट को उल्टी आने का मन कर सकता है, ना आए, हो सकता है कि वोमिट हो भी जाए। 2 साइड इफेक्ट हो गए, नोजिया, वोमिटिंग। थर्ड वन इज कॉन्स्टिपेशन, कब्ज किसी भी मेडिसिन से हो सकती है, वही सेम कैंसर की मेडिसिन से भी हो सकती है। फोर्थ, डायरिया, लूज स्टूल लग गए पेशेंट को। फिफ्थ वन इज लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, भूख कम लग रही है तो वेट ऑटोमेटिकली लॉस होगा। जो हमारे जो पेशेंट है, हमने एक छोटा सा क्राइटेरिया अपने लिए बनाया हुआ है कि जिस पेशेंट का वेट इंक्रीज हो रहा है ना ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, वो ठीक लाइन पे चल रहा है। अच्छा। मतलब वेट लॉस हो नहीं रहा है पेशेंट। अगर आप कीमो दोगे, सपोज करो आपने कीमो दिया है, कोई भी थेरेपी आपने उस पेशेंट को दिया है, और पेशेंट का वेट लॉस स्टार्ट हो गया, मतलब वो कुछ खा तो रहा ही नहीं,
ऑटोमेटिकली वीकनेस तो आएगी आएगी, जो कि थेरेपी का साइड इफेक्ट भी है। अब पेशेंट इतना वीक हो जाएगा, वो बेड रिडन हो जाएगा, तो वो पेशेंट स्टेबल ही नहीं हो पाएगा थेरेपी लेने के लिए। तो मेन चीज़ यही है कि अगर किसी पेशेंट का वेट इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो हमारे लिए वो अच्छी बात होती है। मतलब वो हमने अपना एक पॉइंट बनाया हुआ है कि अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो नो डाउट, और कुछ मेडिसिन्स हैं जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जिनका मेन साइड इफेक्ट ही यही होता है कि उससे एपेटाइट इंक्रीज होती है, मतलब पेशेंट को भूख लगती है। हमारे कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जो कि रात को भी बोलते हैं कि सर हम तो 2 बजे भी खाना खाना पड़ रहा है, क्या दे दिया आपने। में एक केस ये था कि 5G रेडिएशंस और इसको लेकर भी कुछ आर्टिकल्स आते हैं कि ये भी कॉज बनते हैं क्या कैंसर का? यार आज के लिटरेचर में आज तक जितने भी आए हैं वहां पे तो है ही नहीं। अगर 5G और ये रेडिएशन से अगर ऐसा सच कुछ होता, मतलब आप मोबाइल टावर की बात कर रहे हो और इनकी बात कर रहे हो, तो फोन तो आज की डेट में हर कोई यूज कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं। तो एवरी सिंगल पेशेंट कैंसर का होना चाहिए फिर तो, कहीं ना कोई सेल्स तो पड़ी होगी ना उसके अंदर। तो तो ये ऐसा myth है, कोई रिलेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये मिथ है प्रॉपर कि भाई जो भी मोबाइल यूज कर रहा है उनको कैंसर होगा, जो नहीं कर रहा उनको नहीं होगा। आज की डेट में तो हर जगह पे फोन यूज हो रहा है, पहले नहीं होता था। आज से 10-12 साल पहले गांव में किसी किसी के पास होते थे, लेकिन आज की डेट में तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी फोन है। अच्छा, इंडिया के कंपेयर ग्लोबल पैरामीटर में देखें तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कैंसर वाले केसेस में, ग्लोबल के कंपेयर में कहाँ आपने पाया है? हम इंडिया में ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं या बाहर भी सेम रेशियो के अंदर हैं? ये रेशियो देखिए, रेशियो तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर अर्ली डिटेक्शन है, सबसे मेन बात है। कैंसर को आपको ट्रीट करना है ना, अगर हमें वहां तक पहुंचना है तो हमें कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना ही होगा। आप स्टेज 1 और 2 की बात कर रहे हैं? स्टेज 1 और 2 की बात कर रहे हैं, जब पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो पेशेंट वहाँ की मेडिकल साइंस अभी इंडिया में आने में क्या चैलेंज लग रहा है ये अभी? चैलेंजेस नहीं है, वहाँ की जो लोग हैं वो अवेयर हैं हर चीज़ से। ओके। वो सब देखते हैं कि मतलब हमें क्या करवाना चाहिए, रेगुलर चेकअप करवाने चाहिए। वो यहाँ पे अभी सिटीज़ में, आसपास के एरिया में लोग अवेयर होना स्टार्ट हुए हैं, तभी तो अब कैंसर के जो केस हैं वो ज़्यादा निकलने लग गए। पहले भी होते थे, डायग्नोस नहीं होते थे, अब धीरे धीरे वो ज़्यादा निकलने लगे हैं। तो मेन यही है कि अवेयरनेस है, सबसे ऊपर से लेके नीचे तक, राउंड राउंड, चाहे किधर से भी चले जाओ, पेशेंट को, अटेंडेंट को, जितने भी फैमिली वाले हैं उनको अवेयर होना पड़ेगा इस डिजीज के बारे में। कैंसर है क्या, कोई हवा नहीं है, ठीक है, ट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है कि सारे कैंसर जिसको हो गया वो मरेगा ही मरेगा, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। अच्छे से अच्छा जो स्टेज 4 वाला है वो भी बच के निकलता है और नॉर्मल जिंदगी जीता है। हाँ, ऐसा है कि अगर जिस पेशेंट को कैंसर हो गया वो अपनी तरह नॉर्मल रूटीन नहीं कर पाएगा, लेकिन जिएगा, जिंदगी जिएगा, वो जी लेगा। जी लेगा आराम से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैंसर हो गया जी वो मरेगा ही मरेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप इतने सारे केसेस देखते हैं, सारे हॉस्पिटलों में जाते हैं, तो जब क्योर होता है तो उनके फैमिली वाले जब आपसे मिलते हैं, वो इमोशनल कोई स्टोरी आप शेयर करेंगे कोई? इमोशनल स्टोरी में मैं आपको चलो एक रिसेंट वाला ही बताता हूँ, जो हमारा स्टेज 4 से स्टेज 0 हुआ था। CA लंग, कार्सिनोमा ऑफ लंग, फेफड़े का कैंसर विद ब्रेन मेट्स। तो स्टेज 4 एडवांस था। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 9 मंथ्स उनके लिए अच्छा ये था कि उनके पास प्राइवेट पैनल था, प्राइवेट TPA था, तो फैमिली के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आया। कुछ टाइम के बाद उनका TPA ख़त्म हो गया था, तो हमने उनकी NGO से सपोर्ट भी करवाई। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट आपके पास आ गया, जो कि आज की डेट में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर है, कि पेशेंट अगर आपके पास आ गया तो आप जो हॉस्पिटल के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग चलोगे। बियॉन्ड द हॉस्पिटल रूल आपको एज ए डॉक्टर आपको कुछ सोचना होता है कि मैंने इस पेशेंट को, अगर कैश का पेशेंट है तो अगर इसकी हेल्प हो सके NGO के थ्रू, तो हमने उस पेशेंट की NGO के थ्रू हेल्प करवाई। और वो अकेला पेशेंट नहीं, हमारे काफ़ी पेशेंट हैं जो आज की डेट में NGO की हेल्प से चल रहे हैं। जो ट्रीटमेंट उनका 1 लाख रुपीज़ में कैश में होना चाहिए, वही ट्रीटमेंट उनका 35,000 40,000 में, मतलब जो वो बियर कर सकें रेट को। तो जब वो पेशेंट हुए थे, वो बाबा काफ़ी ही, मतलब बाबा भी नहीं बोला, 60 ईयर एज था उनका, 57-58 के अराउंड। और जब स्टेज 4 से स्टेज 0 जब उनकी PET CT के अंदर जब देखा, तो उनकी दो लड़कियां हैं उनकी, जो कि आउट ऑफ इंडिया रहती हैं। यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड दोनों थे। तो उनको देख के लगता था कि स्टेज 4 से स्टेज 0 आना कि मतलब ऊपर से आप टच करके वापस आए हो। मतलब हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, 1 in 1000 होता है कि स्टेज 4 एडवांस से आप ब्रेन मेट्स को क्लियर करके आप वापस आए हो। लास्ट कंक्लूड मैसेज जो आप ऑडियंस को इस टॉपिक को लेकर देना चाहेंगे?
देखो, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ठीक है, आपको डरना नहीं है कैंसर से। और सेकंड वन इज कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसको इमोशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वो फैमिली के मेंबर्स और आसपास के जो पड़ोस वाले लोग हैं, जो नेबर है, उनको उनका सपोर्ट करना चाहिए, साइकोलॉजिकली भी, मेंटली भी सारा सपोर्ट करना चाहिए। पेशेंट की विल पावर भी अच्छी होनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, कैंसर ही तो है, सारी बीमारियां ठीक होती हैं, कैंसर भी हो जाएगा। इसके अलावा अपना डेली रूटीन थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। इसके बीच में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा शुगर के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा मिथ फैला हुआ है आज की डेट में। जितनी भी सेल्स होती हैं सबको रिक्वायरमेंट होती है एक मॉडरेट अमाउंट में। एक्सेस अमाउंट के अंदर कोई भी चीज लोगे ना वो नुकसान करेगी करेगी आपको, चाहे आप कुछ भी ले लो। अब शुगर आप एक्सेस अमाउंट में लोगे तो एक रिस्क फैक्टर बनता है, ओके। ठीक है, एक कोमोर्बिड कंडीशन। अगर किसी ने शुगर एक्सेस में लिया और उसका जेनेटिक चल रहा है, डायबिटीज है यार, उसको शुगर की बीमारी, उसकी फैमिली कोई है और उसको भी शुगर हो गई, देन ओबीज पेशेंट भी मोटापा हो जाता है, एक्सरसाइज करता नहीं है, पेशेंट लेथार्जी हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने शुगर अपने खाने में से बिल्कुल ही हटा दी, स्टार हो गई, सेल्स मरने लग जाएंगी, फायदा क्या होगा उसका। तो कोई भी मतलब कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है जो हमें ये बताता हो कि कैंसर ना लेने मतलब शुगर ना लेने से कैंसर नहीं होगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्मोकिंग का एक थोड़ा सा ये है, लाइफस्टाइल को अच्छा करो, टाइमली एक्सरसाइज करो। अच्छा, एज कौन से वाली जो ज्यादातर केसेस आते हैं, कुछ किस एज से डिटेक्ट होते या हैं? एज का नॉर्मली देखिए कि एज है ना, डिपेंड करती है वो भी कैंसर के टाइप के ऊपर। अगर अपन ऊपर से स्टार्ट करें, ब्रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो 35 ईयर के अराउंड भी हमें पेशेंट मिले हैं, ठीक है। अगर आप पेट के मतलब एब्डोमेन में आते हैं, लीवर कैंसर के ऊपर आते हैं, लंग पे आते हैं, तो ये ऑन एंड अराउंड 55 के अबूव मिलते हैं। एक दो पेशेंट है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक है। कोई 40 ईयर की एज में किसी को लीवर का कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन मोस्टली जो क्राइटेरिया आता है ना वो ग्रेटर देन 55, जो हमारे पेशेंट में हमने ऑब्जर्व किया आज तक। एंड सब और जैसे प्रोस्टेट के पेशेंट हो गए, वो तो मैक्सिमम आते ही 60 ईयर्स के अबूव हैं। और सबसे आसान ट्रीटमेंट होता है, एक बार पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड कर जाए थेरेपी का, तो सबसे आसान होता है। तो टाइमली इन्वेस्टिगेशन करवाओ, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रेगुलर चेकअप होने चाहिए। कोई भी सिम्टम्स होता है उसको अवॉइड नहीं करना है। अब आज की डेट में तो पैनल्स हैं, तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि आप हॉस्पिटल में चले गए, उन्होंने तो सारे टेस्ट कर दिए, लेकिन कुछ लोग उनमें से भी निकल के आते हैं जिनके सारे टेस्ट हुए और एक्सीडेंटल फाइंडिंग उनकी निकल गई कि कैंसर निकल गया। तो वो लोग काफी ज्यादा धन्यवाद करते हैं डॉक्टर का कि सर हम तो आए तो सिर्फ नॉर्मल रूटीन के लिए थे, आपने अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया, टाइमली पता चल गया, टाइमली ट्रीट हो गया, पेशेंट ओके हो गया। वो फिर अब वही चीज है ना कि वो एक दूसरे पेशेंट को बताएंगे, दूसरे के अटेंडेंट को बताएंगे, तो उनके लिए बेनिफिट होता है। और जब जिस पेशेंट को है ही नहीं कि भाई आ गया, सारे टेस्ट हो गए, कुछ नहीं निकला, तो वो नेगेटिविटी तो बाहर फैलेगी ही फैलेगी, और वही फिर भेड़ चाल वाला काम हो जाएगा। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। और कैंसर जब डायग्नोस हो गया, एक छोटी सी बात है, कैंसर डायग्नोस हो गया और इलाज अवेलेबल है इंडिया के अंदर, तो आप कैंसर का इलाज करवाओ ना घर बैठ के। अगर सपोज करो घर में आग लग गई है और आपको उस आग को बुझाने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसकी राख बनने का वेट क्यों कर रहे हो? एग्जैक्टली। जब राख बन गया तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। अभी तो आपके पास लड़ने के लिए हथियार हैं। सारा गेम इसमें टाइम समझ में आता सब टाइम डिपेंड करता है सारा का सारा। है। थैंक यू योगेश जी फॉर दिस वैल्यूएबल इंसाइट।